नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल स्टडी पोर्शन देख रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो इसमें हम लोगों ने इन्वायरमेंटल और इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है तो वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। और इससे रिलेटेड हमने देखिए इसके बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है। और इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है जनरल स्टडीज़ का। तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और देखिए साथ में हमने हिंदी का भी जो पोर्शन है आपका पेपर 1 का, तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके हमने लगभग 8 लेक्चर जो है हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। और बाकी आगे भी हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपको दोनों का हिंदी का भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उन सभी को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग मेजर समिट्स और प्रोटोकॉल के बारे में देखेंगे। तो देखिए कोई भी मेजर समिट्स होता है या फिर जो प्रोटोकॉल्स होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहले आपका उसमें नाम रहेगा कि जैसे ये है तो पर्टिकुलरली ये किस क्षेत्र से या किस रीजन के लिए या फिर किस चीज़ के लिए ये समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई थी, या प्रोटोकॉल है ये किस से रिलेटेड है। और दूसरा होता है कि उसमें क्या क्या जो है मेजर इश्यूज जो कि उसमें एड्रेस किए गए थे, या फिर कौन कौन से वो स्टेप्स थे लिए गए हुए थे जो कि उनको अडॉप्ट करने की बात कही जाती है। तो ये सारा चीज़ जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे। और ये जो मेजर समिट्स जो होते हैं या फिर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को देखते हुए अधिकतर लोग चलते हैं। आपको मैंने पिछले वाले वीडियोस में आपको ओजोन लेयर के डिप्लेशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उन सभी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। तो उन ये जितने भी इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट के ही डायरेक्टली जो है इफेक्ट करते हैं। यानी कि उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनका इकोलॉजिकल बैलेंस को जो है उनको मेंटेन नहीं करने देते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए जो मेजर समिट्स और जो प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट के बारे में। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस का एक मेजर समिट था, जिसको कि और भी वेरियस अदर नाम से इसको जाना जाता था। तो जैसे इसमें आपका नाम दिया हुआ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसको और भी नाम से बोलते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट या सिंपली अर्थ समिट से। तो ये जो है रियो डी जेनेरियो शहर में ही ऑर्गेनाइज इसकी की गई थी 1992 में, तो इसीलिए इसको रखा गया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो आपको नाम से किसी भी तरीके से पूछा जाए, कोई भी नाम से पूछा जाए, तो आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें देखिए जो मेजर इशू जो है इसमें एड्रेस किए गए थे, तो इसमें जैसे जो भी टॉक्सिक गैसेस होते थे, जैसे कि इसमें लीड हो गया जो गैसोलीन में यूज़ करते हैं हम लोग। इसके अलावा जो पॉइजनस वेस्ट होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव केमिकल्स हो गए, तो इनका किस तरीके से जो है हम लोग अच्छे से यूज़ करें, और इनका सिस्टमेटिकली किस तरीके से स्क्रूटनी किया जाए, प्रोडक्शन इनका कैसे होगा, और पर्टिकुलरली जो प्रोडक्शन होगा तो वो कितनी मात्रा में होगा, क्या और उसमें क्या क्या जैसे होने चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ मेजर इशू जो इसमें इन्होंने देखा हुआ था, एड्रेस किए हुए थे। और इसके साथ साथ में जो भी अल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेस है जो फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सके, तो वो भी इसमें इन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ था। और इसके साथ में जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो उस पर ज़्यादा डिपेंडेंस हो, जाकि व्हीकल्स का जो एमिशंस होते हैं, व्हीकल के द्वारा जो एमिशंस होते हैं, तो वो कम किए जा सके। आप जानते हैं कि जितने प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, तो उनसे जो निकलने वाला जो टॉक्सिक जो गैसेस होता है, तो वो ज़्यादा बढ़ेगा और उससे और इन्वायरमेंट ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचेगा ही उनको। तो यहाँ पे एफर्ट्स ये भी दिया गया था कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है यूज़ करें, और साथ में जो सिटीज़ में कंजेशंस होती है तो उनको कम किए जा सके। और साथ में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि पॉल्यूटेड एयर और स्मोक के चलते, तो इन सारे चीज़ों को इसमें इशू जो है एड्रेस की गई थी। फिर नेक्स्ट देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है, तो ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो कि ये पहले से जो एक ट्रीटी चल रही थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो उसी को ये एक्सटेंड करता है। यानी कि उसी के जगह पे इसको और जो है एक्सटेंड करते हुए बना दिया गया था। तो इसमें देखिए जो मेजर जो इशू थे इसमें जो कमिट किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करना। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि इनके चलते जो अर्थ की टेम्परेचर है जो वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहे हैं। तो इनमें इन्हीं को चेक करने के लिए ही जो बनाया गया था, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके, या फिर उसके अल्टरनेटिव्स में जो है क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये अडॉप्ट किया गया था जापान के एक शहर है क्योटो, तो वहीं पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो इसीलिए इसको रखा गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है, ये जो मीटिंग की गई थी, तो वो
11 दिसंबर 1997 में की गई थी। लेकिन देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो ये अपना जो असली एग्जिस्टेंस में यानी कि जो फोर्स में आता है ये 16 फरवरी 2005 को। तो देखिए आपको ये डेट भी याद रखना होगा कि कब जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये फोर्स में आया हुआ था। तो ये आप लोग ईयर याद रखना 2005 में आया हुआ था। तो इसमें देखिए जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे इसके, जो पहले ही से जो यूएनएफसीसी था तो उसके जो भी ऑब्जेक्टिव थे तो उसी को ही जो है एक्सटेंड करते हुए सेम चीज़ में इन्होंने फोकस किया हुआ था। यानी कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, जो भी इसके प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग के, कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि कॉज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को या अर्थ के जो एवरेज टेम्परेचर है उनको बढ़ाते हैं, तो इनको कम करना। तो इनको कम कैसे किया जा सकेगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है जो इमिट हो रहे हैं, तो जब इनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली है कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। तो इसमें मेजरली जो फोकस किया गया था कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनका जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में उसको कम कैसे किया जा सके। तो इसमें देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल है तो इसमें मेजरली इन्होंने 6 ग्रीन हाउस गैसेस को इसमें इन्होंने फोकस किया हुआ था कि इनका एमिशन को हम लोग कम करेंगे। यानी कि जो ये ग्रीन हाउस मेजर जो गैसेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो इसमें जैसे आपका पहला हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, फिर दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड का हो गया, फिर अगला देखिए पर फ्लोरोकार्बन्स हो गया, मीथेन हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया। तो ये जो मेजर जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस है तो इनको अप्लाई करता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस जो दिए गए हैं तो ये आप लोग याद रखना है। इनमें से आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा यदि क्वेश्चन अगर आता है तो। नेक्स्ट देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो देखिए ये एक प्रोटोकॉल है वियना कन्वेंशन के लिए ही, तो जिसमें कि ओजोन लेयर को जो डिप्लेट कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक साइन की गई थी। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसमें देखिए जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस होते हैं जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, तो उनको कैसे कम किया जा सके, उसके प्रोडक्शन को कैसे कम किया या फिर उसका उसके सब्स्टिट्यूट में क्या यूज किया जा सके, तो ये सारे चीज़ पे इशू जो है डिस्कस की गई थी। तो ये जो एग्रीमेंट था यानी कि जो ये प्रोटोकॉल था तो ये एग्री की गई थी 26 अगस्त 1987 को, लेकिन ये एक्चुअली फोर्स में आता है 1989 में। तो आप लोग यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस में आने का जो डेट आपका है यहाँ पे ईयर है वो याद रखना 1989 में। तो इसमें देखिए जो मेजर एम जो थे जो फोकस किए गए थे, तो इसमें इन्होंने ये अटेम्प्ट इन्होंने अपनाया था कि जैसे जो ग्लोबल प्रोडक्शन जो हो रही है, जो भी ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है तो मेजरली इसमें सीएफसी आपका है, तो उसके प्रोडक्शन को, कंजप्शन को और इसके एमिशंस को कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये चीज़ मेजर इसमें फोकस किए गए थे। तो देखिए ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस हम लोग बोलते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को जो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट चेंज को। तो क्लाइमेट चेंज के चलते आप जानते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो रही है। ये चीज़ हमने ओजोन लेयर डिप्लेशन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो आपको वहाँ पे समझ में आ गया किस तरीके से जो सीएफसी कॉज करती है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में। तो इसमें आपको और बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आपको यहाँ पे मेनली याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो ये आपका हो जाएगा ओजोन लेयर डिप्लेशन से। और इसमें जो मेजर जो इश्यूज क्या थे, मतलब मेजर एम्स क्या क्या थे इसके, तो वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को कम करना, तो मेजरली क्या है वो सीएफसी है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। और वही देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये आपका जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये वियना कन्वेंशन का ही एक प्रोटोकॉल है जो कि बनाया गया था। तो ये जो वियना कन्वेंशन आपका है तो ये आपको नाम से मिलेंगे इसमें, क्योंकि देखिए बिना कन्वेंशन से बहुत सारे जो होते हैं, जैसे बिना कन्वेंशन एक आपका ओजोन लेयर से हो गया, इसके और भी बहुत सारे ट्रीटीज होते हैं तो वो आपका नाम इसमें लिख के दे देगा, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये चीज़ आपने जैसे देखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, तो बिना कन्वेंशन जो है तो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसमें आपको लिख के दे देगा यहाँ पे कि किसके लिए ये जो है बनाया गया था। तो ये आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं, इसमें कोई आपको जैसे रटने की ज़रूरत नहीं है। तो वियना कन्वेंशन है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर का, तो ये भी एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट थे जो कि साइन किया गया था 1985 में। और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी 1987 में। तो ये उसके पहले का है जो ओजोन लेयर का, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए एक फर्स्ट साइन की गई थी जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है तो इनके इमिशन, इनके रिडक्शन कैसे किया जा सकता है ये चीज़ इन्होंने फोकस किया हुआ था, और जिससे कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्शन होने से बचाया जा सके। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि वियना कन्वेंशन के बाद ही है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था एक रेगुलेटरी मेजर्स के लेके। अब यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस है, एग्रीमेंट है या फिर जो प्रोटोकॉल्स है और वो किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग बेसल कन्वेंशन। तो देखिए जो बेसल कन्वेंशन है तो ये बनाया गया था अगेंस्ट
जो हजार्डस वेस्ट होते हैं, यानी कि उनके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं, तो उसके चलते ये बनाया गया था बेसल कन्वेंशन। तो ये आपको इसमें ऐसे याद रखना है कि जो बेसल कन्वेंशन है, तो ये किस लिए था, तो जो हजार्डस वेस्ट होते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करना, उससे रिलेटेड है। हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है बेसल कन्वेंशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर अगला देखिए पेरिस एग्रीमेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है, तो ये रिलेटेड है ग्रीन हाउस जो गैसेस होते हैं तो उसके एमिशंस को कैसे हम कम कर सके, यानी मिटिगेशन कर सके, तो उससे रिलेटेड है पेरिस एग्रीमेंट। फिर अगला देखिए स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, तो ये डिपेंडेंट, ये किससे रिलेटेड है, तो ये है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड है। यानी कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो होते हैं, तो उनका कैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सके उनको प्रोडक्शन को, या फिर उसको एलिमिनेट कर सकते हैं हम लोग, और उसके यूजेस को कम कैसे कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं तो इनसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम एराइज होती है। तो इसको कैसे हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसके प्रोडक्शन का, इसके यूजेस का, और इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो इसी से रिलेटेड आपका स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। फिर अगला देखिए रामसर कन्वेंशन है। तो जो रामसर कन्वेंशन है, तो ये रिलेटेड है वेटलैंड से। यानी कि जो वेटलैंड्स है, तो इसका हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और इसका सस्टेनेबल यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं वेटलैंड्स का, तो ये इससे रिलेटेड है रामसर कन्वेंशन। फिर अगला देखिए नगोया प्रोटोकॉल है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है, तो ये रिलेटेड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से। तो ये आपका डायरेक्टली ऐसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा आता है। यानी कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, तो हम लोग किस तरीके से फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग कर सकते हैं बेनिफिट्स जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से आते हैं, यानी कि इसका हम लोग प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे करना होगा। तो ये रिलेटेड है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब कि जो नगोया प्रोटोकॉल है आपका। फिर अगला देखिए किगाली एग्रीमेंट है। तो देखिए जो किगाली एग्रीमेंट है, तो ये 8वां अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। यानी कि इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो किगाली एग्रीमेंट भी है आपका, वही उसी से रिलेटेड आपका, जो कि एक 8 अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो इसमें वही चीज इशू जो है फोकस किया जाएगा, यानी कि जो भी सब्सटेंस है जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को, तो ये आप लोग रिलेट करते हुए सभी को याद करते चलना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है कि मैच द आइटम गिवन इन द कॉलम ए विथ दोज इन द कॉलम बी। तो इसमें कॉलम ए में आपका दिया हुआ है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस है, जो प्रोटोकॉल्स है, और यहाँ पे रिलेटेड है कि ये किससे रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। तो क्वेश्चन आपका इसी टाइप से पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ है बेसल कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए जो बेसल कन्वेंशन है, तो ये किससे रिलेटेड था, तो जो हजार्डस वेस्ट होता है तो उसको किस तरीके से डंप किया जाए, तो वो आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यानी कि वन का किससे मैचिंग होगा, इसका टू के साथ। तो देखिए वन का टू किस में आपका, केवल ऑप्शन थ्री में ही आपका दिया हुआ है, तो बाकी तो आप लोग इसको ऐसे इलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें एक ही से आपका जो है आंसर आपका मिल गया। हालांकि इसमें और भी देखिए, जैसे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो ये किससे रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन से रिलेटेड है। तो देखिए टू का क्या होगा, वन होगा, तो ये इसमें देखिए मैचिंग इसका किया हुआ है। फिर अगला देखिए क्योटो प्रोटोकॉल है, तो ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन से रिलेटेड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका थ्री का थ्री हो जाएगा। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन थ्री आपका हो जाएगा। तो इसमें आपको यदि एक का भी जैसे इसमें याद था आपका पहले वाले का और दूसरे वाले का, तो आप लोग इसको इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हालांकि आपको सारे को जानना जरूरी है डिटेल में कि वो किससे रिलेटेड है। तब आप लोगों से क्वेश्चन यदि एमसीक्यू टाइप में अगर वो पूछेगा, तो उसको भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि किगाली एग्रीमेंट इज डैश अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको मैंने बताया था कि जो किगाली एग्रीमेंट है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही ये 8वां अमेंडमेंट है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थ्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैन्स द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस को बैन करने के लिए की गई थी। तो इसमें देखिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो इन्होंने ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस है उनको प्रोडक्शन करने से बैन किया था। तो इसमें जैसे आपका हेलोन्स हो गया, ट्राइक्लोरोइथेन हो गया, सीएफसी हो गया, और CCl4 हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में आपका ये सारे दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखना। तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस थे या जो प्रोटोकॉल्स थे वो हमने देख लिया। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और ये वाला जो पोर्शन आपका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि देखिए जो कन्वेंशंस होते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपका कोई भी एग्जाम का एक हाईलाइटेड टॉपिक होता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से देखते हुए जाना। यहाँ पे जो भी फैक्ट्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरीके से देखिए और भी जो लेक्चर्स रहेंगे आपके इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का, तो ये आपका चलता रहेगा। और बाकी और भी जो सब्जेक्ट आपके हैं जो कि
पेपर 2 में जो आपका रहेगा यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का, जो कि जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, तो वो हम लोग आपका एग्जाम से पहले सारा टॉपिक जो है हम आपका फिनिश करा देंगे, जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।